तो हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज। और अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी भूगोल के बारे में, जिसके हम पहले 5 जो चैप्टर हैं वो पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 6 शुरू करेंगे और इसका जो टाइटल है वो टाइटल है भू आकृतिक प्रक्रिया। बहुत छोटा सा एक चैप्टर है क्योंकि इसमें फैक्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो समझ में आ जाएंगे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी और बहुत सारी चीज़ें आपकी शामिल होंगी। लेकिन इस चैप्टर को हम इसके पहले इसके कुछ जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बताऊं। उसके पहले जो चैप्टर 5 हमने पढ़ा हुआ था उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस जो है हमारी वो रह गई थी। तो चलिए, खनिज और सेल जो चैप्टर था इसके 5 सवाल जो थे उन 5 सवालों का एक बार हम जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये था कि ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है कि ग्रेनाइट जो है इसमें 2 प्रमुख घटक कौन कौन से मिले हुए होते हैं। खनिज और सेल का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर ये वाला वीडियो मिल जाएगा रिसेंट वीडियोज़ में से। वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा होगा सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा अगर कौन से तत्व पाए जाते हैं, जो सबसे 2 प्रमुख इसके इंपॉर्टेंट घटक हैं, एक है सिलिका और दूसरा हमारा है वो है एल्यूमिनियम। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ कल बताया हुआ था कि 3 प्रकार की चट्टानें मैंने आपको बताया हुआ था, जिसमें मैंने आपको एक बताया हुआ था आग्नेय सेलों के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया हुआ था क्या किसके बारे में, तो बताया हुआ था मैंने कायांतरित सेलों के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आग्नेय सेल होती है और जो कायांतरित सेल होती है, दोनों में एक चीज़ आपको बहुत 3 प्रकार की सेल है, जो कायांतरित था, अवसादी था, और जो हमारा था एक था आग्नेय सेल है। जो कायांतरित सेलें होती हैं इनका प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो दोस्तों इनका प्रमुख लक्षण होता है क्रिस्टलीयता। ठीक है, और परिवर्तनीयता। ठीक है, दोनों चीजें। तो ये क्रिस्टल होकर के इनमें परिवर्तन हो जाता है, ये कायांतरित सेलों की सबसे ज्यादा खास बात होती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्रिस्टलीय होना। ठीक है, ये कायांतरित सेलों का एक प्रमुख लक्षण है कि ये जैसे ही ताप और दाब बदलता है ये क्रिस्टलीकृत हो जाती है, फिर से क्रिस्टल का रूप ये ले लेती हैं। तीसरा सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा एक एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो एक ही तत्व से बने हुए होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ग्रेफाइट हो गया। लेकिन इसमें जो हमारा माइका है ये एक तत्व वाला खनिज नहीं है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से एक तत्व वाला खनिज कौन सा है, तो सोना, चांदी, ग्रेफाइट ये सारे एक तत्व वाले खनिज हमारे होते हैं। अगला सवाल था कि इनमें से सबसे कठोरतम खनिज कौन सा है। ये तो बताने की जरूरत नहीं, सारे लोगों को जो मालूम होगा कि हीरा जो है वो कठोरतम खनिज के अंतर्गत रखते हैं हम इसको। सवाल नंबर आखिरी जो था हमारा, वो सवाल ये हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल नहीं है। तो मैंने आपको कायांतरित, अवसादी और जो आग्नेय सेल है, तीनों सेलों के बारे में बताया हुआ। उसको ऊपर जाकर के पुराना वाला वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि तीनों का मतलब क्या क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों जो संगमरमर हमारा है, संगमरमर हमारा अवसादी सेल के अंतर्गत नहीं रखा जाता। यहाँ पर मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो यहाँ पर ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पर हर एक के बारे में बताया हुआ भी था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बताया होता। तो सबसे पहले मैंने आग्नेय सेल बताया था। आग्नेय सेल में बताया था ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आग्नेय सेल के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ था किसके बारे में, तो फिर मैंने आपको बताया हुआ था आग्नेय सेल के बाद में अवसादी सेल के बारे में। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जैसे बलुकास्म है, पिंडशिला है, चूना है। ठीक है, इसके अलावा खड़िया है, चूना पत्थर है, कोयला है, ठीक है, पोटास है, हेलाटाइट है, सरंग है, प्रस्तर है, ये सारे जिसको हम इसके अवसादी सेल के अंतर्गत इसमें रखते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल बता दिए थे। फिर कायांतरित सेल की बात आती है। कायांतरित सेल का मतलब होता है इसमें स्वरूप में परिवर्तन हो जाना। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्रिस्टलीकृत हो जाना, उसमें वो चीज़ जो देखो पुनः क्रिस्टलीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्रिस्टलीकरण इसका खास बात हो जाता है। इसके एग्जांपल्स की बात यहाँ पर अगर आप करेंगे तो इसमें ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमारा ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे को हम इसके यहाँ पर इसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने बताए हुए थे। बाकी पूरा चैप्टर देख लेंगे तो समझ में यहाँ पर आपको ये चीज़ आ जाएगी। अब बात करते हैं आज चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताया गया कि किस तरीके से भू आकृतिक प्रक्रियाएं काम करती हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को, वैल्केनिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं या बाकी किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को, जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं या जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, इनको समझना चाहते हैं, तो ये फिर जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला यहाँ पर है। अभी यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे
एक फैक्ट यहाँ पर आप जान लीजिए, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख घटक कौन से हैं, या जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, तो एक हमारा होता है यहाँ पर टेम्परेचर और दूसरा होता है रेन। तो कभी भी अगर जलवायु से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है कि जलवायु के दो प्रमुख घटक कौन कौन से, तो उसमें से एक तापमान हमारा हो जाएगा और दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेन। तो टेम्परेचर एंड रेन आर द मोस्ट टू मोस्ट जो इसके पार्टिकल्स होंगे, पार्ट होंगे, वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो तापमान और वर्षण ये जलवायु के दो प्रमुख घटक हैं। ये एक फैक्ट है जिसको आपको यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ करके अगर आप देखेंगे तो तमाम सारी भू आकृतिक प्रक्रियाओं को ये जो है नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का जो घनत्व होता है, उसके प्रकार, वितरण, ये सब वर्षा और तापक्रम पर ही डिपेंड करते हैं। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव ये डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में जो जलवायु तत्व होते हैं, जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त करने के कारण स्थानीय जो भिन्नता है वो पाई जाती है। तो टेम्परेचर और दूसरा रेन, ये जलवायु के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटक के अंतर्गत रखेंगे। फिर अपक्षय क्या है, अगर इसको आप बहुत बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, और जैविक कार्य, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं, भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएं, तो ये जो बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पूरी तरीके से, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो ये चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस चैप्टर को अगर आप कॉन्सेप्ट के लिहाज से पढ़ लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। हमारे देश में मलबा अवधान एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इनके अनेक कारण होते रहते हैं। तो जो बहुत सारा भूस्खलन है वो हम लोग देखते रहते हैं हिमालय क्षेत्रों में, कि अक्सर करके आप देखते होंगे रास्ते बंद हो जाते हैं जब ऊपर से आकर के मिट्टी और बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो आकर के नीचे यहाँ पर गिर जाते हैं। फिर मृदा निर्माण जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मृदा निर्माण में आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ाऊंगा। सॉइल का जो फॉर्मेशन है, कि मिट्टी बनती कैसे है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। देखो, मिट्टी जो होती है ये बहुत अधिक ठंडी या शुष्क होती है तो जैविक क्रियाएं बहुत धीमी पड़ जाती हैं। ठीक है, मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो जैविक क्रियाएं क्या होंगी, धीरे पड़ जाएंगी। और जब जैविक क्रिया धीरे पड़ जाएंगी तो इसमें फिर पत्तियाँ और गिर जाएंगी और घासें सूख जाएंगी। तो यहाँ पर जैव पदार्थ क्या होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अब ये देखेंगे, आप देखेंगे जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है वहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होते उसके पीछे, और रेगिस्तानी इलाकों में भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मिट्टी अगर बहुत ठंडी होगी या बहुत सूखी होगी तो उसमें जैविक क्रियाएँ क्या हो जाएंगी, बहुत स्लो हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी। तो कभी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बहुत ठंडे स्थानों पर या बहुत गर्म स्थानों पर जैव विविधता क्यों नहीं पाई जाती है, वनस्पतियाँ कम क्यों पाई जाती हैं, तो आप ये इसका जवाब ये देंगे क्योंकि यहाँ पर ठंडी या गर्मी के कारण जो जैविक क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, अब मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं की बात करेंगे तो मृदा निर्माण के विकास में बहुत सारे जलवायु के तत्व होते हैं, जैसे प्रवणता हो गई, वर्षा हो गई, वाष्पीकरण की बारंबारता हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, मौसम, जो तापक्रम में मौसमी और जो दैनिक भिन्नता हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में क्या करती हैं, काम करती हैं, मिट्टी के निर्माण में पूरी तरीके से अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया, वो सवाल क्या है, वो सवाल है कि मिट्टी का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी का जो विज्ञान होता है इसको कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मैंने अभी आपको जो पिछला सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सेलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। तो पेडोलॉजी जो है वो, और पेडोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो मृदा वैज्ञानिक होते हैं उनको पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पेडोलॉजी याद रखिएगा, मृदा का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। इस तरीके के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सॉइल फार्मिंग में कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। तो यहाँ पर 5 ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक जो रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो कंट्रोल होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है मूल पदार्थ या फिर सैलें, यानी कि आप कहाँ पर मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर कैसे, जैसे मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग है, रेगिस्तानी भाग है, किस तरह पठारी भाग है, किस तरीके का हिस्सा है, उसके अकॉर्डिंग मिट्टी का निर्माण होगा। दूसरा स्थलाकृति, यानी कि वहाँ पर स्थल की आकृति किस प्रकार की है, नदी बहती है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं या एकदम वीरान है, किस तरीके का है स्थलीय आकृति में। दूसरी चीज़ कितनी ऊंचाई पर है या कितनी गहराई पर है, ये चीज़। तीसरी चीज़ होता है जलवायु, वहाँ पर जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो जलवायु है वो किस तरीके की है, वहाँ की जलवायु गर्म है, ठंडी है, बहुत आर्द्रता वाली है, कम आर्द्रता वाली है, इस पर डिपेंड करेगा। चौथी चीज़ होती है जैविक क्रियाएँ। जैविक क्रिया यानी कि वहाँ पर जो
जैविक प्रोसेस हैं वो उनकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से जैविक प्रोसेस होता है कि जैसे कहीं पर पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी जो है भूमि में जा कर के मिल जा रहे हैं और उसकी उर्वरता बढ़ा रहे हैं, या फिर ये चीज़ नहीं हो पा रही, वहाँ पर जैविक क्रियाएं तेज़ हो रही हैं स्लो हो रही हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। और चौथी चीज़ होती है टाइम। टाइम भी मृदा निर्माण में जो है बहुत सारा जो है बहुत एक मेजर जो चंक है वो इसमें यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 5 बहुत बेसिक रीजंस हैं जो सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। तो अगर कभी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि मृदा निर्माण में कौन कौन से वो कारक हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बता देंगे कि 5 इंपॉर्टेंट कारक हैं जो यहाँ पर इसके लिए काम करते रहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, यानी कि जैविक क्रियाओं की। जैविक क्रिया देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ हमारे लिए रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि वनस्पति आवरण और जीव जो मूल पदार्थों से प्रारंभ है और बाद में भी जो बने रहते हैं इसमें, तो मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में ये जैविक क्रियाएं बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मृत पौधे तथा मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस जो है वो प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों में खनिजों के विनियोजन में बहुत सारी सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित होती है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी हो जाती है। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत सारा इसको प्रभावित करती है। जैसे नाइट्रोजन का निर्धारण है, राइजोबियम है, बैक्टीरिया है जंतुले वाला, तो ये जो है पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में रहते हैं और ये क्या करते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण का काम है करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, ये जैविक क्रियाएं, जैसे केचुआ हो गया जो मिट्टी खाते हैं तो ये रासायन निकालते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जैविक क्रियाएं हैं जो जा करके क्या करती हैं, मृदा के निर्माण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो ये चैप्टर था ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। फैक्ट इसमें 3 4 5 ही थे जो गिने चुने हुए फैक्ट थे, बाकी ज़्यादातर ये समझने के लिए चैप्टर है। तो अगर आप इसको मृदा जो आपको पूरा का पूरा निर्माण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर उनको आप समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर को मैं ज़रूर कहूँगा एक बार आप ज़रूर पढ़िए। मैंने पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा है, लेकिन चूंकि इसमें फैक्चुअल लिहाज से कुछ नहीं था इसलिए इसको इस तरीके से मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल करके मैंने बताया। आप जानते हैं एनसीईआरटी रिव्यू का मतलब यही होता है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल करके आपको बता दें। लेकिन अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो ये चैप्टर आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए, अब इसमें 5 सवाल भी हैं, तो 3 सवाल इसमें हैं और तीनों सवालों का जो जवाब है वो मैं आपको अभी आज ही बता देता हूँ। इसमें पहला सवाल था कि निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है हमारी यहाँ पर निक्षेप एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। दूसरा है कि जलायोजन की प्रक्रिया से निम्नलिखित में से किस पदार्थ को जो है वो प्रभावित करता है जलायोजन की प्रक्रिया। तो दोस्तों जो जलायोजन की प्रक्रिया है वो चीका क्ले या फिर जिसको मिट्टी कहते हैं, तो चीका जो है इसको ये बहुत ज़्यादा जलायोजन की प्रक्रिया प्रभावित करती है। तीसरा सवाल था कि मलबा अववाह को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो एक उसको हम लोग भूस्खलन की श्रेणी में रखेंगे। जो मलबा आकर के गिर जाता है इसको किसकी श्रेणी में रखा जाएगा, तो भूस्खलन की श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला आने वाला चैप्टर जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फैक्चुअल लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी का ये था चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल था भू आकृतिक प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर्स। तो थैंक यू सो मच।